हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेलोड स्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में लोगों को पता चलता है कि लोफिंग ही असली ब्लेड रिवर एम्परर है तो वो बहुत शौक रह जाते हैं। बहुत से पावरफुल वॉरियर लोफिंग को बैटल्स के लिए इनविटेशन भेजते हैं और देखते ही देखते लोफिंग के पास 6 लाख से भी ज़्यादा बैटल्स के इनविटेशन हो जाते हैं और लोफिंग उन सभी बैटल के इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लेता है। जब प्राइमल केओस सिटी लीडर को ये पता चलता है कि लोफेंग ने सारी की सारी बैटल्स एक्सेप्ट कर ली है तो वो थोड़ा शौक रह जाते हैं। सिटी लीडर हंसते हुए सोचने लगे कि अगर लोफेंग ऐसे ही बैटल जीतता रहा तो पता नहीं कितने ग्लोरी पॉइंट्स हासिल कर लेगा और उससे वो ढेर सारी इनहेरिटेंस के चांस भी ले सकता है। दूसरी तरफ लोगों को लग रहा था कि अगर ब्लेड रिवर एम्परर को रोका नहीं गया तो वो ह्यूमन रेस का एक सुप्रीम पावरफुल विंग बन सकता है। इसलिए दूसरी रेसेस उसे उस स्टेज तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म करना चाहती थी। शेडो एम्परर ने केओस सिटी लीडर से कहा कि इंसेक्ट रेस, डिमन रेस और मैकेनिकल रेस पक्का लोफिंग को यूनिवर्स नाइट बनने से पहले उसे मारने की कोशिश करेंगे। केओस लीडर ने एग्री करते हुए कहा कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में ट्रिप पास करना इतना भी आसान नहीं है, तो लोफिंग वहाँ पर सेफ रहेगा। उधर बग रेस के वर्चुअल यूनिवर्स में एक ब्यूटीफुल फ्लोटिंग आइलैंड पर बग क्लेन की एक क्वीन बैठी हुई थी जो लोफिंग को ख़त्म करने का प्लान बना रही थी। वहाँ उनके सामने एक पावरफुल वॉरियर खड़ा था जिसका नाम जुग्वांग नाइट था। एक क्वीन ने जुग्वांग नाइट से पूछा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। जुग्वांग नाइट ने कहा कि हाँ, मुझे पता है, मुझे यहाँ लोफिंग को मारने के लिए बुलाया गया है। अब ये जुग्वांग नाइट भी एंसेस्ट्रल गॉड सेट का ही एक स्टूडेंट था। तभी इंसाइट क्वीन ने वार्न किया कि इसकी प्राइस बहुत बड़ी होगी। एक यूनिवर्स नाइट की बॉडी को लूज़ करना और हमेशा के लिए एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल की अपॉर्चुनिटी को भी खो देना। फिर जुग्वांग नाइट ने बताया कि ब्लेड रिवर एम्परर अपने पैलेस में रहता है जहाँ 5 कलर ऑरोरा लेक उसे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। इसलिए उसे लोफिंग को बाहर आने का वेट करना पड़ेगा। उसका प्लान ये था कि वो सोल टेक्निक यूज़ करे और लोफिंग को अपना स्लेव बना दे और अगर ये प्लान काम नहीं करता है तो सीधा उसे ख़त्म कर दे। फिर हमें बोहिनिया आइलैंड पर जोगांग नाइट दिखाया जाता है जो लोफिंग के पैलेस को देखकर सोचने लगा कि वो खुद एक यूनिवर्स नाइट या यूनिवर्स वेनरेबल है, पर उस लोफिंग के लिए उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है जो अभी सिर्फ एक सेक्टर लॉर्ड लेवल पर ही है। उसे पता था कि ब्लेड रिवर एम्परर को मारने का मतलब है कि 5 कलर ऑरोरा लेक उसे मार देगी और अगर वो बाद में वापस ज़िंदा भी हो गया तो फिर भी उसे हमेशा छुप कर रहना पड़ेगा। वो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा था। 2 दिन बाद एक और स्नेक लाइक क्रिएचर ने भी डिसाइड किया कि वो लोफिंग को मारने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करेगा। उसे मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ ने भेजा था। टाइम बीतता गया और लोफिंग डेली 1000 बैटल लड़ता रहा। बाहर दुश्मन लोग वेट कर रहे थे कि कब वो पैलेस से बाहर आए और उसे निपटाने का काम पूरा करे। फाइनली 2 साल के बाद लोफिंग ने अपनी सारी बैटल्स फिनिश कर दी थी। लोफेंग के पैलेस के बाहर एक और यूनिवर्स नाइट खड़ा था जिसका नाम लाइट परसेप्शन नाइट था। वो लोफेंग के पैलेस से 1000 माइल्स दूर अपने पैलेस से छत पर बैठा हुआ था और उसकी नज़र सामने लोफेंग के पैलेस पर थी। वो भी लोफेंग को मारने ही आया था। फाइनली आज वो दिन था जब लोफेंग की सारी बैटल खत्म होने वाली थी। लाइट परसेप्शन नाइट ने वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में चेक किया और देखा कि लोफेंग की सारी बैटल्स खत्म हो चुकी है। सिर्फ इंसेक्ट क्लेन ही नहीं, रोबोट और डिमन क्लेन के नाइट्स भी वहाँ छुप कर बैठे थे। सबको लग रहा था कि आज तो लोफिंग का काम तमाम होने ही वाला है। लेकिन एक दिन गया, 2-3 दिन गए और लोफिंग अभी तक बाहर नहीं आया। जब बाहर दुश्मन वेट कर रहे थे तो लोफिंग मज़े से वर्चुअल यूनिवर्स में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। वर्चुअल यूनिवर्स में वो अपनी फैमिली से बात कर रहा था जहाँ उसके बेटे लोहाई ने उसे बताया कि उसने यूनिवर्स में एडवेंचर करते वक्त कुछ पंगे ले लिए थे, लेकिन उसे गानवो एम्परर ने आकर बचा लिया था। लोहाई ने बताया कि उसने एक एरोगेंट बंदे से लड़ाई की थी जिसका टीचर एक अनडाइंग लेवल का एम्परर था। जब बात बढ़ गई और वो अनडाइंग एम्परर बीच में आ गया तब अचानक गानवो एम्परर वहाँ पर्सनली आए और लोहाई को प्रोटेक्ट किया। सुजिन ने भी बताया कि गानवो एम्परर ने उन्हें 12 स्टारफील्ड की टेरिटरी भी गिफ्ट की है जो उनके होम टाउन ब्लैक ड्रैगन माउंटेन से काफ़ी आसपास ही है। लोफेंग समझ गया कि ये गानवो एम्परर बिना बताए उसकी फैमिली की मदद कर रहा था ताकि वो लोफेंग का एक एहसान ले सके। लोफेंग ने मन ही मन कहा कि वो गानवो एम्परर का ये एहसान याद रखेगा। ऐसे ही उनकी फैमिली के बीच बातें चल रही थी।
लेकिन लोफेंग को पता नहीं था कि बाहर दुश्मन लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। बैटल्स खत्म हुए 9 दिन हो चुके थे, लेकिन लोफेंग अभी तक बाहर नहीं गया। लोफेंग अपने पैलेस में वाइन ग्लास हाथ में लेकर अपनी बुक चेक कर रहा था। उसने पिछले 2 सालों में 6,21,000 बैटल्स लड़ी थी। अब उसके पास 6,10,000 से भी ज़्यादा ग्लोरी पॉइंट्स थे। मतलब कि वो ग्लोरी पॉइंट्स में नंबर 1 रैंक पर था। इतनी बैटल्स के बाद उसने दाव ऑफ बीस्ट कोड में काफ़ी नई चीज़ें सीखी थी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो अपनी इनहेरिटेंस लेने बाहर नहीं जाएगा। पहले वो इन सभी बैटल्स के एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट करेगा और पैलेस के अंदर ही कल्टीवेशन करेगा। बस फिर क्या था, लोफेंग क्रॉस लेग करके बैठ गया और कल्टीवेशन शुरू कर दी। बाहर लोग उसका वेट करते करते थक गए। 1 साल बीता, 200 साल बीते, 300 साल बीते। लाइट परसेप्शन नाइट, जो शुरू में फुल अटेंशन से देख रहा था, वो भी थक गया। उसने एक इंटेलिजेंट रोबोट को काम पर लगा दिया कि वो लोफेंग के पैलेस पर नज़र रखे और खुद कल्टीवेशन करने अपने पैलेस में चला गया। ऐसे ही करते करते 900 साल बीत गए। एक दिन लोफेंग फाइनली अपनी कल्टीवेशन से उठा और वो बेहद खुश था। 900 साल की कल्टीवेशन में उसने काफ़ी कुछ सीखा था। उसका स्पेस लॉ और बेस कोड कंसेप्शन भी अब काफ़ी एडवांस हो चुका था। अब उसकी ओरिजिनल बॉडी और गोल्डन हॉर्न बॉडी दोनों टेलीपोर्ट कर सकते थे। लोफेंग अपनी सीट से उठा और कहने लगा कि अब बाहर जाने का वक्त आ गया है, और ऐसे ही वो गेट की तरफ चलने लगा। इस टाइम पर उसके पैलेस के बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक पैलेस का गेट एक आवाज़ के साथ खुलता है और लोफेंग हंसते हुए बाहर निकलता है। इस वक्त सभी नाइट ने अपने स्लेव्स या रोबोट्स लगा रखे थे। जैसे ही गेट खुला, सभी रोबोट्स ने अपने अपने मास्टर को सिग्नल भेजा कि फाइनली ब्लेड रिवर एम्परर बाहर आ रहा है। बोहिनिया आइलैंड के अलग अलग पैलेस में छुपे हुए वो तीनों यूनिवर्स नाइट जो कल्टीवेशन कर रहे थे, एक झटके में उठ गए। सिर्फ वही नहीं, बाकी एयर जिन्होंने रोबोट्स लगा रखे थे वो भी तुरंत एक्टिव हो गए, क्योंकि अब लोफिंग को ख़त्म करने का वक्त आ गया था। लाइट परसेप्शन नाइट ने जैसे ही अपने रोबोट सर्वेंट की आवाज़ सुनी, उसने आंखें खोली और देखा कि लोफिंग अपने पैलेस से बाहर निकल रहा है। लाइट परसेप्शन नाइट पिछले 900 सालों से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। वो लोफिंग पर अटैक करने ही वाला था कि अचानक वो रुक गया। दूर से नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस और दूसरे ग्रुप के सीनियर लोफिंग के पैलेस को घूर रहे थे। उन्हें ऑर्डर्स मिले थे कि डीमन, मैकेनिकल और बग रेस मिलकर ब्लेड रिवर एम्परर को मारने के लिए लोग भेजेंगे। इधर जैसे ही लोफिंग मुस्कुराते हुए दरवाजे से बाहर आया, बिना किसी वार्निंग के एक बड़ा सा फिगर उसके सामने आ गया। ये एक दूसरी रेस का बीस्ट था जो पूरी तरह कीचड़ से कवर था और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसका नाम मर्ज फॉलोइंग नाइट था, जो कि एक यूनिवर्स वेनरेबल था। यहाँ पर नाइट और वेनरेबल एक ही है, या तो यूनिवर्स नाइट कह दो या वेनरेबल कह दो, दोनों सेम है। लाइट परसेप्शन नाइट ने जब ये देखा, वो समझ गया कि मर्ज फॉलोइंग नाइट ने पहले अटैक कर दिया है। इसलिए वो खुद पीछे हट गया ताकि 5 कलर ऑरोरा लेक उसे टारगेट ना कर सके। मर्ज फॉलोइंग नाइट ने आते ही लोफिंग पर हमला बोल दिया। लोफिंग ने तुरंत सिल्वर विंग्स यूज़ करने की कोशिश की ताकि वो उस अटैक को डॉज कर सके, लेकिन मर्ज फॉलोइंग नाइट बहुत ज़्यादा फास्ट था। मर्ज फॉलोइंग नाइट ने अपनी सोल पावर का एक अटैक सीधा लोफिंग के ब्रेन में किया ताकि वो उसे कंट्रोल करके अपना स्लेव बना सके। लेकिन लोफिंग की सोल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी और टावर पर्ल ने उसके सोल को प्रोटेक्ट कर रखा था। मर्ज फॉलोइंग नाइट हैरान रह गया कि एक यूनिवर्स नाइट होने के बावजूद वो लोफिंग के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाया। तभी शांत दिखने वाला 5 कलर ऑरोरा लेक जोरों से हिलने लगा और ऑरोरा की बीम्स मर्ज फॉलोइंग नाइट की तरफ झपटने लगी। मर्ज फॉलोइंग नाइट को पता था कि वो बच नहीं सकता, इसलिए उसने ऑरोरा की परवाह किए बिना अपना फाइनल अटैक किया। उसने अपना मुंह खोला और अपनी जीभ, जो मड़ी वाटर से कवर थी, उसे लोफिंग की तरफ फेंकी। ये उसकी टैलेंट टेक्निक थी जिसमें ज़बरदस्त एरोडिंग पावर थी, जिसे यूनिवर्स नाइट भी नहीं जला सकते थे। लोफिंग के शिवू विंग्स तेज़ थे, लेकिन नाइट की बर्निंग गोडली बॉडी से तेज़ नहीं। उसकी टंग ने बिजली की तेज़ी से लोफिंग को जकड़ लिया। जैसे ही टंग ने लोफिंग को लपेटा, उसकी इरोडिंग पावर ने काम शुरू कर दिया। लोफिंग का आर्मर धीरे धीरे टूटने लगा। ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि लोफिंग की बॉडी इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। एक ही पल में उसकी पूरी बॉडी धुएं में बदल गई। वहाँ पीछे सिर्फ कुछ ही चीज़ें बची थी: लोफिंग का टूटा हुआ आर्मर, उसके सिल्वर विंग्स, टावल पर्ल और स्टार मैप और उसकी वर्ल्ड रिंग। लोफिंग को मारने के बाद मर्ज फॉलोइंग नाइट जोर से हंसने लगा और ऊपर से आ रहे ऑरोरास को देखने लगा।
वो 5 कलर ऑरोरा लेक के रेंज में था और वहाँ से भाग नहीं सकता था। उस ऑरोरा बेम्स की वजह से देखते ही देखते मर्ज स्वेलिंग नाइट की बॉडी फोम की तरह गायब हो गई। ऑरोरा लाइट ने उसे एक ही अटैक से ख़त्म कर दिया। इस वक्त आसपास सब कुछ शांत हो गया। दूर खड़े लाइट परसेप्शन नाइट ने ये सब देखा और वो खौफ और खुशी दोनों महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि चलो, ब्लेड रिवर एम्परर फाइनली ख़त्म हो गया है। अब वो ये न्यूज़ इंसेक्ट क्लैन को रिपोर्ट कर सकता है। दूर खड़े बाकी लोग हैरान थे। ये खबर आग की तरह फैल गई कि ब्लेड रिवर एम्परर मार दिया गया है। मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ को जब ये खबर पता चली तो वो खुशी से पागल हो गया। वो ज़ोर से हंसने लगा। उसे लगा कि उसका बदला पूरा हो गया है और अब प्राइमल केओस सिटी लीडर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर बोहिनिया आइलैंड पर सभी लोग अपने पैलेस से बाहर आ गए। सेवन ब्लेड एम्परर सबसे पहले टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँचा। वहाँ ज़मीन पर सिल्वर विंग्स और दूसरा सामान बिखरा पड़ा था। सेवन ब्लेड एम्परर और बाकी लोग जैसे चामन एम्परर और थाउजेंड रेन एम्परर ने वो विंग्स देखे और कंफर्म किया कि ये ब्लेड रिवर एम्परर के ही ट्रेजर्स है। सभी शौक में थे कि वो जीनियस जिसने इतनी जल्दी यूनिवर्स में नाम कमाया था वो अब मर चुका है। हालांकि सब लोगों की नज़रें वहाँ पड़े सिल्वर विंग्स पर थी। सब उसे पाने के लिए बेताब थे। वहाँ खड़े एक यूनिवर्स नाइट ने कहा, ये एक ट्रू ट्रेजर है। अगर किसी को ये मिल जाए तो इसकी वैल्यू इतनी होगी कि उसे कभी वापस लैंड ऑफ इनहेरिटेंस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी क्रिक की एक आवाज़ के साथ लोफेंग के पैलेस का दरवाज़ा अचानक खुल गया, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सब लोग यही सोच रहे थे कि ये गेट अंदर से कैसे खुला। क्या ब्लेड रिवर एम्परर अभी भी जिंदा है? तभी गेट के अंदर से एक ग्रीन आर्मर पहने एक एम्परर लेवल अनडाइंग बाहर आता दिखाई दिया, जिसकी गोडली बॉडी डायमंड्स की तरह चमक रही थी। ये कोई और नहीं, लोफिंग का स्लेव होन हार्ट एम्परर था। होन हार्ट एम्परर ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा कि ब्लेड रिवर एम्परर अभी जिंदा है। किसी को उसके ट्रेजर्स छूने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने उसे छुआ भी तो ये चोरी मानी जाएगी। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का 5 कलर ऑरोरा लेक हर एयर को प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम में से किसी ने दूसरे एयर को मारने की कोशिश की तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाता है। किसी जिंदा एयर का ट्रेजर चुराना भी उतना ही बड़ा क्राइम है और इसका अंजाम भी मौत है। लेकिन भीड़ में से एक डीमन क्लेड के एयर ने शक जताते हुए कहा कि उसे कैसे पता कि ब्लेड रिवर एम्परर जिंदा है या नहीं, और तू है कौन? तुझे बोहिनिया आइलैंड पर पहले तो कभी नहीं देखा। ये सुनकर स्लेव होनहार्ट ने जवाब दिया कि वो ब्लेड रिवर एम्परर का सोल स्लेव है और अगर उसका मास्टर लोफेंग मर जाता तो उसके साथ वो भी मर जाता। उसने फिर से वार्निंग देते हुए कहा कि अगर किसी ने उसके मास्टर के ट्रेजर्स को चुराने की कोशिश की तो उसका अंजाम मौत होगा। वहाँ खड़े हजारों लोग हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन तभी एक ब्लेड शैडो फिगर तेज़ी से आगे बढ़ा। वो एक यूनिवर्स वेनरेबल था जो बिलियन ऑफ ईयर से एक ही लेवल पर अटका हुआ था। उसे लग रहा था कि ब्लेड रिवर एम्परर सच में मर चुका है और वो स्लेव बस फालतू बातें कर रहा है। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। उसकी नज़र लोफेंग के सिल्वर विंग्स पर थी। ये विंग्स लेकर वो अपने क्लेन के लिए रिसोर्सेज ले सकता है और शायद फाइनली एक यूनिवर्स नाइट बन सकता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ने सिल्वर विंग्स को टच किया, एक इनविजिबल स्पेस रिपल ने उसे वहीं फ्रीज कर दिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और समझ गया कि अब उसका अंत नज़दीक है। सूच की एक आवाज़ के साथ आसमान से एक ऑरोरा की स्ट्रिक तेज़ी से नीचे गिरी। पल भर में उस ऑरोरा ने उसकी गोडली बॉडी में छेद कर दिया और एक बबल की तरह फूटकर उसकी गोडली बॉडी गायब हो गई। इस सीन को देखकर सब लोग शॉक थे। 5 कलर ऑरोरा लेक ने उस एयर को मार दिया क्योंकि उसने विंग्स को छुआ था। इसका मतलब साफ था कि ब्लेड रिवर एम्परर अभी भी जिंदा है। दूर खड़ा लाइट परसेप्शन नाइट, जिसने खुद लोफेंग को मारने का प्लान बनाया था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। ब्लेड रिवर एम्परर को तो खुद मर्चफेलोंग नाइट ने उसके सामने ख़त्म किया था, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसने सोचा कि शायद ब्लेड रिवर एम्परर के पास कोई हाई लेवल क्लोन बॉडी टेक्निक है। मतलब कि जो मारा गया था वो सिर्फ लोफेंग का एक क्लोन था। जब लाइट परसेप्शन नाइट ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक पावरफुल प्रेशर महसूस होता है। वो प्रेशर बोहिनिया आइलैंड के गार्डिंग बीस्ट गॉड का था। बीस्ट गॉड ने आते ही गुस्से में कहा,
उस यूनिवर्स नाइट की हिम्मत कैसे हुई एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में किसी को मारने की। बीस्ट गॉड ने ऐलान किया कि अगर मच फॉलोइंग नाइट को फ्यूचर में वापस जिंदा भी किया जाता है तो एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उसे ढूंढ कर फिर से मार देगा। बीस्ट गॉड ने फिर कहा कि ब्लेड रिवर एम्पर का इनहेरिटेंस टोकन अभी भी टूटा नहीं है, जाहिर है वो अभी भी जिंदा है। बीस्ट गॉड को देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरान हो गए। दूसरी तरफ लोफेंग के पैलेस में मोशा क्लेन बॉडी जिसके अंदर वर्ल्ड रिंग थी और जिसमें लोफेंग का कोर था। अपने इंटरनल वर्ल्ड में लोफेंग हंस रहा था कि उसे मारने के चक्कर में एक यूनिवर्स नाइट ने अपनी जान गंवा दी। लोफेंग कॉन्फिडेंट था क्योंकि जब तक उसका कोर सेफ है उसे कोई मार नहीं सकता था। भले ही उसकी अर्थलिंग बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए वो फिर से वापस रिवाइव हो सकता है। बाहर सबकी नज़रों के बीच वो सिल्वर विंग्स और बाकी ट्रेजर्स हवा में उड़कर वापस लोफेंग के पैलेस के अंदर चले गए। तभी पैलेस से लोफेंग सिल्वर आर्मर विंग्स पहने हुए बाहर निकला। सबको लग रहा था कि वो मौत के मुंह से वापस आया है। सब एयर्स यहाँ तक कि सेवन ब्लेड एम्परर भी उसे देखकर दंग रह गया। लोफेंग ने हवा में झुककर बीस्ट गॉड को ग्रीट किया, आइलैंड मास्टर। जिन लोगों ने लोफेंग को मारने का प्लान बना रखा था, जैसे कि लाइट परसेप्शन नाइट, उन्हें अब रियलाइज़ हुआ कि ब्लेड रिवर एम्परर को मारना उनकी सोच से हज़ारों गुना ज़्यादा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन रेस के लोग समझ गए कि लोफेंग बेहद मिस्टीरियस और पावरफुल है, उसे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आइलैंड गार्डिंग बीस्ट गॉड ने सबको वार्निंग दी और वहाँ से चला गया। जाते जाते उसने क्लियर किया कि ब्लेड रिवर एम्परर एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल का एक एयर है और अगर किसी ने उसे मारने की कोशिश की तो स्कूल उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वहाँ मौजूद सभी एयर्स ने डर के मारे हाँ में सर हिला दिया। जब गार्डिंग बीस्ट गॉड वहाँ से चला गया तो एयर्स आपस में डिस्कस करने लगे। एक ने हैरानी से पूछा कि हिस्ट्री में एयर्स के बीच किलिंग्स होती रही है पर स्कूल्स ने कभी किसी को हंट नहीं किया, तो मच फॉलोइंग नाइट के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी दूसरे ने समझाया कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल ब्लेड रिवर एम्परर को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। इतना सब होने के बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगे। अचानक लोफेंग ने ऊपर देखा और लाइट परसेप्शन नाइट की तरफ देखकर एक स्माइल दी। उसकी नज़रें जैसे कह रही हो, हिम्मत है तो आगे मार के दिखा। नाइट समझ गया कि लोफेंग को पता चल गया कि वो एक किलर है, इसलिए वो चुपचाप टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो गया। लोफेंग अपने पैलेस के बाहर खड़ा होकर कुछ सोचने लगा। उसे रियलाइज़ हुआ कि भले ही वो सभी सेफ है पर उसकी मल्टी बॉडी क्लोन टेक्निक अब सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। उसने डिसाइड किया कि सेफ्टी के लिए उसकी ओरिजिनल बॉडी ह्यूमन टेरिटरी में ही रहेगी। उसके बाद लोफिंग पैलेस से निकला और टेलीपोर्ट करके सीधा इनहेरिटेंस पैलेस की तरफ निकल गया। जब ये खबर फैली कि लोफिंग इनहेरिटेंस लेने गया है तो यूनिवर्स की सुपर पावर्स जैसे डीमन क्लैन, इंसेक्ट क्लैन और रोबोट क्लैन गुस्से से पागल हो रहे थे। उन्होंने अपना एक यूनिवर्स नाइट भी खो दिया और कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। उन्होंने रियलाइज़ किया कि मल्टी बॉडी क्लोन टेक्निक वाले फाइटर्स को मारना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वह दूसरी बॉडी से जिंदा हो जाता है। तभी उन्हें एक ही सोल्यूशन दिखा और वह है सोल कंट्रोल। उन्हें समझ में आया कि लोफिंग को मारने का एक ही तरीका है कि उसकी सोल को कंट्रोल कर लिया जाए या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। दूसरी तरफ डीमन रेस का मास्टर ऑफ स्काई वुल्फ गुस्से में चिल्ला रहा था। वो नाराज़ था कि एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल उनसे और कंपेंसेशन मांग रहा है मर्ज फेलोंग नाइट की वजह से। उसके बाद हमें लोफिंग दिखाया जाता है जो इनहेरिटेंस लैंड में गया था। वहाँ जोफेंग नाइट ने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा, ब्लेड रिवर एम्परर, तुम्हारा नाम अब 3rd लेवल रैंकिंग से हटकर 4th लेवल रैंकिंग में आ गया है। लोफेंग ने 620,000 बैटल्स और 900 साल की ट्रेनिंग के बाद 3rd लेवल इनहेरिटेंस फाइनली कंप्लीट कर ली थी। जोफेंग नाइट ने उसे इनकरेज किया कि ह्यूमन रेस को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है वर्चुअल यूनिवर्स में, जहाँ होंग अलायंस की एक सिटी के अंदर। लोफेंग इनहेरिटेंस रिसीव करके अपने दोस्तों से मिलने गया था। वहाँ लोफेंग के साथ थाउजेंड रेन एम्परर, चामन एम्परर और लिली एम्परर मौजूद थे। लिली एम्परर ने सीधा पूछा कि उन्हें आज यहाँ क्यों बुलाया है, क्या उसे कोई काम है। तभी लोफेंग ने वाइन की बोतल उठाई, सबके लिए ड्रिंक्स पोर की और कहा कि उसे उन लोगों से एक फेवर चाहिए। चामन एम्परर ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, ब्लेड रिवर एम्परर, बताओ हम क्या कर सकते हैं। हम ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। उन सब के लिए ब्लेड रिवर एम्परर की हेल्प करना एक ऑनर की बात थी क्योंकि सब जानते थे कि लोफिंग फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा।
लोफेंग ने बताना शुरू किया कि उसे एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के सीक्रेट रीजन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसने कहा कि काफ़ी एयर्स वहाँ जाते हैं तो उनके पास ज़रूर इन्फॉर्मेशन होगी। चामन एम्पर थोड़ा फिक्र में पड़ गया। उसने समझाया कि वहाँ एयर्स अक्सर टीम बनाकर जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थाउजेंड रेन एम्पर और लिली एम्पर सोचने लगे कि क्या ब्लेड रिवर सीक्रेट रीजन में अकेला जाने वाला है। तभी चामन एम्पर ने एडवाइस देते हुए कहा कि उसे एक टीम बना लेनी चाहिए या किसी और पावरफुल टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन लोफिंग ने कहा कि उसे बस इन्फॉर्मेशन चाहिए। चामन एम्पर मान गया और बोला कि होंग अलायंस के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंस शेयर होती है और जल्द ही इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। मीटिंग के बाद जब लोफिंग वहाँ से चला गया तो वो तीनों एम्पर को समझ में आ गया कि लोफिंग सीक्रेट रीजन अकेला ही जाने वाला है। अपने पैलेस में वापस आकर लोफिंग सोचने लगा कि सीक्रेट रीजन यूनिवर्स का मोस्ट एडवांस रीजन है जहाँ बहुत सारे ट्रेजर्स और स्पेशल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ये उसकी थर्ड क्लोन बॉडी ढूंढने के लिए बेस्ट जगह है। उसने रियलाइज़ किया कि अब जब उसने नानशियन फॉर्म का थर्ड वॉल्यूम भी कंप्लीट कर लिया है और सिल्वर विंग्स का सेकंड पैटर्न भी यूज़ कर सकता है तो उसकी एस्केप एबिलिटी अब 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। लोफिंग का ब्लड एक्साइटमेंट से जल रहा था। उसे जल्द से जल्द अनडाइंग लेवल पर पहुंचना था और अपनी थर्ड क्लोन बॉडी के लिए एक स्पेशल लाइफ फॉर्म ढूंढनी थी। उसके करीब 16 दिन बाद वर्चुअल यूनिवर्स में वही फ्रेंड्स वापस मिले। लोफिंग ने इंटेलिजेंस चेक की और देखा कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल थी। चामन एम्पर ने फिर भी उसे वार्न किया कि इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन के बावजूद वहाँ काफ़ी लोग मारे जाते हैं। वो जगह इतनी बड़ी है कि अब तक किसी ने पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया है। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद लोफिंग तुरंत स्टार टावर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अपने स्टार टावर के सेंट्रल में रखे हुए 1700 स्टार्स को अपने फ्लोटिंग स्टार मैप में जोड़ दिया। अब उसके पास टोटल 1800 स्टार्स थे। उसने फील किया कि इन स्टार्स के साथ उसकी पावर एक यूनिवर्स नाइट जितनी हो सकती है। लोफेंग ने स्टार मैप को बंद कर दिया और वहां से निकल गया। वापस बोइनिया आइलैंड आकर लोफिंग ने सोचा क्योंकि एलियन रेस उसे मारने के लिए टारगेट कर रही है तो दूसरे एयर्स के साथ ग्रुप बनाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। उसने अपने सर्वेंट होनहार्ट एम्पर को ऑर्डर दिया कि वो पैलेस को गार्ड करे और पैलेस से बाहर ना निकले। लोफेंग ने अपने मोशा क्लैन बॉडी को समन किया और एक किसी अलग रेस के क्रिएचर का रूप ले लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। इतना सब करने के बाद वो सीधा सीक्रेट रीजन की तरफ रवाना हो गया।